हाय। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर नंबर 2 जनरल स्टडीज सीसेट का देखिए एक रूल होता है। जितना हम प्रैक्टिस करते हैं ना, जितना एप्लीकेशन पे हम ध्यान देते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस और जितना ज़्यादा एप्लीकेशन पे हम ध्यान देते हैं, ये चीज़ें उतनी ही आसान होती जाती है। हमें रूल्स पता होने चाहिए, हमें फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, और उसके बाद इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हुआ, मैथ्स हुआ, न्यूमेरेसी हुआ, जनरल मेंटल एबिलिटी हुआ, लॉजिकल रीजनिंग हुआ, एवरीवेयर this is all about practice, and this is what we are going to do in our this CSET practice CSET crash course। तो ये prelims 2022 का पार्ट है दिस ₹1111 कोर्स का। इस कोर्स के अंदर ही हम इस कोर्स को कंडक्ट करेंगे। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस पे एक पूरा पेपर होता है GS2 का, जनरल स्टडीज पेपर नंबर 2 सी सेट। तो हम कोशिश करेंगे इस पूरे ड्यूरेशन में इस पार्ट को बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन करना। वैसे तो यहाँ पे केवल 66 प्लस मार्क्स ही रिक्वायर्ड हैं क्वालिफाई करने के लिए, बट हमारी कोशिश ये रहेगी कि क्वालिफाइंग इज नॉट द सोल क्राइटेरिया। हमें इस पूरे पार्ट में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और एक अच्छे लेवल का हमें एप्टीट्यूड आना चाहिए, चाहे वो न्यूमरेसी हो एटसेट्रा। ओके, तो कोर्स का शुरुआत करने से पहले जो रूल नंबर 1 होता है वो होता है सिलेबस जानना चाहिए हमें। व्हाट इज द सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन, दिस इज क्लास नंबर 1। तो सिलेबस देखिए, सबसे पहले देखें तो पेपर 2 में आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब आरसीज, पैराग्राफ है, रीडिंग एबिलिटी है या नहीं है। दिस इज द प्राइमरी रीजन कि डे 1 से हम इतना एम्फेसाइज करते हैं कि रीड रीड एंड रीड मोर। लिखना आना चाहिए फॉर्मल दिस लैंग्वेज। इंग्लिश भी बेटर करना जरूरी है, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम क्या आती है, इंग्लिश वीक होती है, हमारी रीडिंग एबिलिटी नहीं होती, जो पढ़ा है वो हम समझ नहीं पाते हैं, या फिर हमारी ये प्रैक्टिस हो जाती है कि पढ़ाई हम इतने डिस्टॉर्टेड तरीके से करते हैं कि हम जो एक्चुअल फॉर्मेट में फ्लो ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज है उसको समझ नहीं पाते फॉर्मल सेटिंग में। सो दिस इज द रीजन कि कॉम्प्रिहेंशन में हमें डिफिकल्टी आती है। बट ये चीज करेक्ट हो सकती है राइट प्रैक्टिस से, लिटिल बिट प्रैक्टिस, और कॉम्प्रिहेंशन बहुत आसान पार्ट होता है इस पूरे पेपर का। स्किल्स, ऑलवेज बी फोकस ऑन व्हाट, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करिए, सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करिए, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि ये जो एग्जाम है ना, दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स। तो दैट इज वाई जब ये पेपर आया, ये पैटर्न 2013 में आया था। अभी जो यूपीएससी का पैटर्न चल रहा है ना, ये 2013 में आया था, और 2013 से ही आई स्टार्टेड माई जर्नी। सो आई नो दिस एंटायर पैटर्न वेरी वेल, बी इट प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इस पूरी चीज में जो एक सिंगल डिसाइडिंग फैक्टर होगा ना, वो होगा आपकी सॉफ्ट स्किल्स, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जरूरी होती है यहाँ पे। इंग्लिश इन द सेंस आपका जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जरूरी होती है। ओके, आपको जो भी थॉट्स हैं उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तो दैट इज वाई 2013 में जब ये पैटर्न चेंज हुआ था, तो ये चीजें उन्होंने इंक्लूड किया कि एप्टीट्यूड होना जरूरी है। हमें इधर जैसे डिसीजन मेकिंग आया, एथिक्स होना जरूरी है, पर्सन कितना एथिकल है या नहीं है, ये चीजें होना जरूरी है एग्जाम में। और इन टोटलिटी यही चीज यहाँ पे जज करने की कोशिश होती है। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, रट्टाफिकेशन नहीं, एनालिटिकल एबिलिटी है, खुद से दिमाग लगा के सॉल्व कर पा रहे हैं, ये चीज होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, लीडरशिप इज अबाउट डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, केस स्टडी आया, अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जनरल मेंटल एबिलिटी होना चाहिए, और बेसिक न्यूमरेसी इज इट्स पार्ट। बेसिक न्यूमरेसी मतलब बेसिक नंबर्स, रिलेशंस, मैग्नीट्यूड, वो भी 10th लेवल का, इतना बेसिक हमें आना चाहिए। कोई रिपोर्ट आया, आप एज अ डीएम हो, एक रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट को जल्दी पढ़ के बताओ क्या है, तो आपको आना चाहिए चार्ट क्या है, ग्राफ क्या है, टेबल्स क्या है, ये सब चीजें बेसिक्स हैं। ओके, तो इस पूरे कोर्स में हम इन सब चीजों को अपन सीखने का कोशिश करेंगे और स्पीड में चलेंगे, बिकॉज अपने को क्विकली सारी चीजें कवर करना है। तो आई विल बी पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, आपको भी साइमल्टेनियसली जो होमवर्क है वो टाइम पे करना होगा, और अपना ये कॉम्बिनेशन बहुत विन विन कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ओके, तो इसमें ये इसका सिलेबस है स्पेसिफिकली पेपर नंबर 2 का। पेपर 2 जो है ये पहले काउंट होते थे, बट बाद में इसको फिर क्वालिफाइंग कर दिया। 33% मार्क्स यहाँ पे लाने,
बट अगर अपन पढ़ ही रहे हैं तो अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स कई बार ये करते हैं कि 33% ही लाना है तो 1 घंटे ही पेपर लगाएंगे या पूरा पेपर अच्छे से नहीं लगाएंगे पूरी सिंसियरिटी से, इसीलिए वो कई बार डिफिकल्टी में आ जाते हैं। नंबर 1 रूल ये है, इसको भूल जाओ और पूरा 2 घंटे जो है वो बहुत अच्छे से पेपर लगाना है, एक एक सवाल लगाना है। जैसे पेपर 1 में जान लगा देते हैं, ऐसे पेपर 2 में भी बहुत अच्छे से लगाइए। 33% में कोई डिफिकल्टी नहीं आती है नॉर्मल केसेस में। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे तो दिस इज दैट। बाकी ये जो फॉर्मेट है ये हमने पहले भी बात कर रखा है प्रिपरेशन वीडियो, जो प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी वीडियो में, उसको एक बार आप देखना। अब हम आते हैं 1 बाय 1 इसके सिलेबस में। जो ये देखा है ना अपन ने, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिकल, इसको एक बार पहला शुरुआत कर लेते हैं। बिकॉज किसी भी काम को करने से पहले उसका होमवर्क अच्छे से कर लेना चाहिए, जो अपन स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बना रहे हैं कि आपके रिसोर्सेज क्या हैं, आप क्या पढ़ने वाले हो, किस तरीके से पढ़ने वाले हो। जितनी अच्छी प्लानिंग होती है ना उतना ही अच्छा उसका एग्जीक्यूशन होता है। ओके, तो लेट अस डिस्कस दीज टॉपिक्स 1 बाय 1। जैसे ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको समझो ऑथर क्या बोल रहा है, और फिर उस समझ के बाद उससे सवाल होंगे तो आप बताओ उसमें क्या लिखा है। इसमें एक्चुअली गलती क्या होती है, जैसे पैराग्राफ्स जो आते हैं ना वो बेसिकली टॉपिक्स जैसे साइंस, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट, एनवायरनमेंट, लिटरेचर के। ये चीज़ें तो हमें पहले से भी आती है, हमारे पास खुद का भी बहुत सारा ज्ञान है। और ऑथर ने जो पैराग्राफ में बोला, एट टाइम्स हो सकता है कि जो हमारा पहले का नॉलेज है उससे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे आपसे सवाल पूछे, ये जो सवाल है ये खुद के ज्ञान से नहीं देने हैं, प्री जो हमारी नॉलेज है उसके हिसाब से नहीं देने हैं। ये जो सवाल है जो पैराग्राफ में जो ऑथर ने बोला है उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर करना है। सबसे जो नंबर 1 मिस्टेक है वो ये होती है कि प्री कंसीव्ड नोशन नहीं रहना चाहिए आरसी करते वक्त। आरसी करते वक्त जो आपका थॉट्स है वो आरसी जो दिया है उसी के ऊपर होना चाहिए। जो ये बॉर्डर बना हुआ है पैराग्राफ में, इसी के अंदर सोचना है और इसी के हिसाब से आंसर लिखना है। जो आउटर वर्ड की नॉलेज है वो यहाँ पर नहीं लगानी। ओके, अब अगर इसका टेक्निकली देखें तो आरसी का 30 से 35% वेटेज होता है पैराग्राफ्स का। तो देखिए अपन को 33% ही लाना है। तो सी दिस इज सो इजी। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो, लिटरेचर आपको पढ़ना आता है, रीडिंग एबिलिटी है, आपका ब्रेन एनालिटिकल है, आप प्रैक्टिस थोड़ी सी करो, आप आरसी के दम पे भी इस एग्जाम को निकाल सकते हो। दिस इज दैट इम्पोर्टेंट। और द गुड थिंग इज इसमें कोई प्रायर नॉलेज भी नहीं है, दिस इज वेरी स्कोरिंग। अब इसमें कुछ कीवर्ड्स आ जाते हैं, जैसे अजम्पशंस है। ऑथर ने क्या अजम्पशन किया, तो ऑथर के माइंडसेट के हिसाब से देखना है हमें। कॉन्क्लूजन है, पैराग्राफ पढ़ो और उससे फिर कॉन्क्लूजन्स ड्रॉ करो। इन्फरेंसेस लगाना है, कोरोलरी क्या होती है, इन सब चीज़ों को अपन 1 बाय 1 देखेंगे। आरसी सॉल्व करने के लिए कुछ एक चीज़ें होती है जो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमेशा मेन पॉइंट्स देखते जाओ। मेन पॉइंट्स क्या है, कि थीम क्या है, वो बताना क्या चाह रहा है, ये हमेशा आप नोटिस करना। पैराग्राफ का हमेशा एक थीम होता है, उस थीम को आपने पकड़ लिया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो हमेशा जो थीम ऑफ द पैराग्राफ है ना वो सबसे पहले फाइंड करने की कोशिश करना चाहिए। पैराग्राफ मेमोराइज क्यों करना है, पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, देयर इज नो नीड टू मेमोराइज। जो पैसेज है उसको एक बार जल्दी से पढ़ लो, फिर एक बार क्वेश्चंस जल्दी से पढ़ लो, फिर पैसेज आराम से पढ़ो और आपको देखना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो क्वेश्चंस कई बार ना हम देख लेते हैं और जब रिवर्स चलते हैं तो हमारी पैसेज की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, क्योंकि हमें पता है हमें हमसे क्या पूछा गया है, तो हम उसी माइंड फ्रेम से पैसेज को एड्रेस करते हैं। तो पहले क्विक रीडिंग लगा लो, फिर आपने क्विकली क्वेश्चंस पढ़ लिए और फिर आप पैसेज को आराम से पढ़ लो। देखना आपका एफर्ट बहुत कम लगेगा, स्पीड आ जाएगी। वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है। डे 1 से जब से वीडियो बनाना चालू किया है मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ वोकैबुलरी स्ट्रांग रखिए। ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, बिकॉज जो लिखा है वो हमें समझ ही नहीं आ रहा है तो हम उसका जवाब कैसे देंगे। वोकैबुलरी इज इम्पॉर्टेंट। कीप गोइंग अहेड, रीड करो उसे अच्छे से। लुक आउट द इजी सेट्स। कई बार जो आरसी होते हैं वो सारे आरसी एक जैसे तो होंगे नहीं। सवाल जो आते हैं कुछ डिफिकल्ट होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ ईजी होते हैं। इस एग्जाम में एक चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो होती है ईगो। ईगो। मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, एक बार ऐसे ही मेरे साथ हुआ, मैंने एक मैथ्स का सवाल किया, उसका जवाब नहीं आ रहा है, तो आई वॉज लाइक कैसे नहीं आ रहा है। मैंने उस पर 10 मिनट्स लगा दिए, 10 to 15 मिनट्स लगा दिए, फिर भी उसका जवाब नहीं आया। बट इस फुलिशनेस के कारण मेरा पूरा पेपर यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होता नजर आया। अगले जो 1-1.5 आवर थे वो मैंने बहुत पैनिक में पूरा सॉल्व किया। सो द पॉइंट इज, नहीं आ रहा
आगे बढ़ जाओ, 2.5 नंबर का ही तो सवाल है, बाकी जगह देख लेंगे। ये ईगो कभी नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। ओके। सेकंड, बी विद इन द पैसेज। पैसेज में जो लिखा है उसी डोमेन के अंदर हमें पढ़ना है, बाहर नहीं आना है। बी विद इन द पैसेज। तो इजी सेट्स देखो, पैसेज में जो लिखा है उसी को पढ़ो। कुछ पैसेजेस बहुत इजी होते हैं, बहुत सारे इजी पैसेजेस आपने देख लिए तो से 20% इजी हो गया, 15 से 20% इजी हो गया, 40 नंबर यहीं आ गए। अब आपको बस 26 नंबर और चाहिए। सो द पॉइंट इज स्ट्रैटेजाइज, स्टे अलर्ट ऑन ट्रिगर वर्ड्स। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना, एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं जो आउटराइटली गलत होते हैं, इसको अपन प्रैक्टिस करेंगे। ट्रांजिशन वन आइडिया टू अनदर जा रहा है, वहां पे सवाल बनते हैं। आप शॉर्ट में इधर साइड में इसको कुछ नोट्स भी लिख सकते हो, पीछे रफ एरिया भी होता है, अंडरलाइन कर सकते हो पेपर में। अटेंटिव रहो, क्वेश्चन को पढ़ो, खुद से आंसर पूछो। जैसे मैं पेंसिल का इतना यूज करता हूँ, डे 1 से मैं आपको बता रहा हूँ, पेंसिल से क्या होता है, फोकस बना रहता है, कॉन्सेंट्रेशन बना होता है। तो डू दिस, पेंसिल से उसको जब आप पढ़ते हो ना तो ऐसे पढ़ने की आदत डालो, क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, फोकस बना रहेगा। पॉइंटर और रीड, और हमेशा ऑप्शंस देखते जाओ, पढ़ो। इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। अब आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स वीक होते हैं, कुछ स्ट्रेंथन करते हैं उस आर्ग्यूमेंट को, तो ये भी हमें आइडेंटिफाई करना है और हमेशा प्रेमाइज में रखना है कि ऑथर क्या बोलना चाहता है। तो योर आंसर्स शुड बी टोटली बेस्ड ऑन द पैसेज एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज ओनली। बाहर का दुनिया यहाँ नहीं लाना है, जो इधर लिखा है केवल उसी के बेसिस पे आंसर लिखना है, ये नंबर 1 रूल है यहाँ का। यू शुड टेक केयर ऑफ द वर्ड्स, जैसे मे, ओनली, इफ, ओनली, कैन, मस्ट, शुड। जैसे मे लिखा है तो मतलब पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट जब मस्ट लिखा है तो मतलब ऐसा होगा ही होगा, तो ये गलत करना आसान है, हो सकता है नहीं हो। मे में तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये ट्रिगर वर्ड्स आप देखा करो, मे, कैन, ओनली लिखा है तो इससे तो बहुत नैरो हो गया कि केवल यही होगा, तो इसके गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सब चीजें थोड़ा सा प्रैक्टिस से हो जाता है, तो हम इसको पूरा अभी करेंगे। तो दिस इज अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसको आपने अच्छे से कर लिया, सी सेट आपका केक वॉक है। जैसे ये पैसेज देखिए, ये 2020 का एक एग्जाम्पल है। इन इंडिया ओवर द लास्ट डेकेड और सो लेबर हैज बीन डिपार्टिंग एग्रीकल्चर। देखो कैसे पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दी काम होता है ना, हम हर चीज बहुत जल्दी करना चाहते हैं, फिर वो होता नहीं है, फिर उसको 4 बार करना पड़ता है। प्रीलिम्स वगैरह में भी स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं प्रिपरेशन में, एक बार करो, अच्छे से करो और सक्सेस लो। इन इंडिया ओवर द लास्ट डेकेड और सो लेबर हैज बीन डिपार्टिंग एग्रीकल्चर। हमें सब समझ में आ रहा है, इंडिया में पिछले डेकेड पे लेबर जो है वो एग्रीकल्चर को छोड़ रहे हैं, बट इज ओनली गोइंग टू कंस्ट्रक्शन। बट वो छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, केवल कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं। एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग में, तो कंस्ट्रक्शन और अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग में लेबर जा रहे हैं एग्रीकल्चर को छोड़ के पिछले एक डेकेड में, विच आर नॉट मार्केटली बेटर जॉब। अब ये जो जॉब है कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, ये कोई बहुत ज़्यादा बेटर जॉब नहीं है। सर्विसेज जो हैं, लेबर टेंड्स टू बी मोस्ट प्रोडक्टिव सर्विसेज में, आर नॉट जनरेटिंग द एडिशनल जॉब्स द कंट्री नीड। तो मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, सर्विसेज जो प्रोडक्टिव है, जहां ज़्यादा जॉब आने चाहिए, वो कंट्री को ज़रूरत भी है बट वो नहीं आ रहे हैं, नॉट जनरेटिंग द एडिशनल जॉब। इंडिया विल नीड 24 मिलियन और सो जॉब्स ओवर द नेक्स्ट डेकेड। तो हमारी पॉपुलेशन भी है, पर पॉपुलेशन पॉइंट बाहर से आ गया, भूल जाओ। इंडिया विल नीड 24 मिलियन, बस हमें ये याद रखना है कि 24 मिलियन हमें चाहिए जॉब ओवर द नेक्स्ट डेकेड। द न्यू सेक्टर ई कॉमर्स कैन एट बेस्ट क्लोज ओनली हाफ। तो जो ये नया सेक्टर है इसका 12 मिलियन यहाँ से आ सकता है, हाफ द जॉब्स गैप। ओनली दोज सेक्टर, ओनली लिखा हुआ है तो जैसे कोई कीवर्ड आए ना उसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दो। ओनली दोज सेक्टर दैट ड्राइव डोमेस्टिक डिमांड सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन कैन कंफर्टेबली फिल द अदर हाफ। तो 24 मिलियन चाहिए, आधे ई कॉमर्स से आएंगे, दूसरे सेक्टर जैसे हेल्थ और एजुकेशन है जो डोमेस्टिक डिमांड लेके आते हैं, वो आधा 12 मिलियन यहाँ से आ जाएगा। इसी के अंदर विदिन हमें सोचना है, कितना आसान है ये। अब सवाल क्या आया 2020 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट। जब भी बेस्ट लिखा होता है तो पॉसिबिलिटी एक से ज़्यादा लग रहा है कि ये भी हो सकता है, बट फिर हमें जो बेस्ट है उसी पे टिक लगाना है। बेस्ट implied in the passage. Strong measures need to be taken to reduce the rural to urban migration of labor. अब यहाँ पे strong लिख दिया, मतलब बड़ा एक्सट्रीम टाइप का लग रहा है, तो रिड्यूस करना है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। कभी भी जो आंसर होता है ना उसमें एक नेगेटिविटी नहीं होती है कि हम एक नेगेटिव माइंडसेट से चल रहे हैं,
ये नेगेटिव माइंडसेट है कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन को कम कर दो। क्यों कम कर दो? रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ऑफ लेबर को रिड्यूस करो, और वो भी स्ट्रॉन्ग मेजर के थ्रू करो। नो, वर्किंग कंडीशन इन कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। वर्किंग कंडीशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, या फिर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बनाने की बात कर रहे हैं? ये तो काफ़ी नैरो हो रहा है। सर्विस सेक्टर हैज़ बिन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बट यहाँ तो लिखा था कि सर्विस सेक्टर इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहा है ना? इतने जो जॉब्स हैं वो सर्विस सेक्टर में जनरेट नहीं हो रहे हैं, सर्विस में नॉट जनरेटिंग। तो ये तो आउटराइट ही गलत हो गया। ये बड़ा एक्सट्रीम था, ये भी गलत हो गया, है ना? अब बचा था ये, तो इसमें भी बड़ा जेनेरिक सा लिखा हुआ था और इधर बेस्ट लिखना है। फोर्थ जो है, इंक्रीज्ड सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इज इम्परेटिव फॉर लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन। तो देखो यहाँ क्या थीम है इस पूरे पैसेज का, वो क्या है? लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन करें। तो हेल्थ में, एजुकेशन में, ई कॉमर्स में। तो द पॉइंट इज सोशल सेक्टर जो है यहाँ पे, दिस इज सोशल सेक्टर, यहाँ पर हम लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन करने की कोशिश करें। ओके, तो इसका आंसर क्या हुआ? दिस डी। इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। अब बेसिक न्यूमरेसी आती है। बेसिक न्यूमरेसी में क्या आता है? बेसिक मैथ्स आती है 10th स्टैंडर्ड की। क्वेश्चंस जो होते हैं बेसिक न्यूमेरिकल होंगे, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, टेबल, परसेंटेज, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एटसेट्रा। इस टाइप के अपन ने बहुत सारे सवाल पहले भी देखे थे। इसको मैं और कंटिन्यू करके इसको और प्रैक्टिस करवा दूंगा। ओके, ये जो है इसको भी मैं शेयर कर दूंगा। द आइडिया इज जितना आप पढ़ोगे ना, जितना सॉल्व करोगे, सवाल लगाओगे, एज एटसेट्रा, उतना ही रिफाइनमेंट आता जाएगा। तो अपन इसको इस तरीके से कवर कर लेंगे। ओके, अब इसमें क्या क्या आएगा? नंबर सिस्टम, फ्रैक्शंस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, एवरेज क्या है, परसेंटेज क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट फेवरेट है, रेशियो प्रोपोर्शन फेवरेट है, पार्टनरशिप एंड मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट्स, क्लॉक्स, एरिया, वॉल्यूम, सीक्वेंस, प्लेन ज्योमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये कुछ 20-21 टॉपिक है। इसका हम सबसे पहले तो फॉर्मूला लिस्ट देखते हैं, फॉर्मूलेज देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, और जो नेक्स्ट होगा उसमें अपन प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। जैसे हर एक सवाल के अपन ने 10-10 सवाल लगा लिए, तो 10-10 सवाल लगाते ही वो कॉन्सेप्ट बैठ जाता है जब अपन उसका एप्लीकेशन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इस तरीके से बेसिक न्यूमरेसी पूरा हो जाएगा। जैसे कि एक सवाल आया 2020 में ही, एक्स वाई जेड एक 3 डिजिट नंबर है। एक्स वाई जेड 3 डिजिट नंबर है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीपल नहीं है 3 का। तो एक्स वाई जी, वाई जेड एक्स, जेड एक्स वाई नॉट डिविजिबल बाय व्हाट होगा? पहली दफे देखने में तो ये बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है। मल्टीपल ऑफ 3 दिया है बस ये, बट अब इसको कैसे फाइंड आउट करें अपन? तो बड़ा आसान है, इसको ब्रेक कर दो। एडिशन लिखा हुआ है ना, इसको ब्रेक कर दो। अब एक्स वाई जेड है, एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। जैसे ये एक्स है, एक्स है, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स में लगा हुआ है, तो इस एक्स इज इक्वल टू 100x के बराबर हो गया। ये 10y के बराबर हो गया, और ये z का हो गया। तो प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाओ। तो ये पहला एक्स वाई जी को लिख दो 100x 10y z, इसको लिख दो 100y 10z x, इसको लिख दो 100z 10xy। ऐड कर लो, 111 सब में कॉमन है, बाहर निकल लो, x प्लस वाई प्लस जेड इधर बचा। अब 111 को आप लिख सकते हो 37 इंटू 3, तो 3 गुणा 37 हो गया। 3 यहाँ पे दिया हुआ है, 37 ऑलरेडी प्राइम है, और यहाँ एक्स वाई जेड लिखा हुआ है कि ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। तो मतलब दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ एक 3 का मल्टीपल नहीं है। एक और 3 आ गया, तो मतलब अब ये 9 का भी मल्टीपल नहीं होगा। कितना आसान हो गया? तो दिस इज 9 इज द आंसर। ये बड़ा आसान से होते हैं, सेटर्स होते हैं, विद इन सेकेंड्स हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को अपन ऐसे यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है DI एंड सफिशिएंसी। ये बड़ा ज़रूरी होता है, बिकॉज पता है एक बार नौकरी में आ जाते हैं तो पूरा खेल यही है। ग्राफ देखो, टेबल देखो, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन, मिक्स ग्राफ, डेटा सफिशिएंसी एटसेट्रा। तो ये चीज़ भी बड़ी आसान होती है, हो जाता है। इसमें कैलकुलेशन, काउंटिंग, रीजनिंग होता है। आपको डेटा देख के तुरंत समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, प्रोसेस करना है, लाइक दैट। अगेन एग्जाम्पल, बिकॉज पता है सी सेट में थ्योरी कम, एग्जाम्पल ज़्यादा होने चाहिए। प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिट होगा। अब जैसे ये है, आपको ये टेबल दिया है, जल्दी से बताओ एक्स क्या होगा यहाँ पे। एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश क्या है? 9। एवरेज मार्क्स इन हिंदी गर्ल्स के 8 है, बॉयज़ के 8 है। गर्ल्स का इंग्लिश अच्छा होता है, दिस इज 9। बॉयज़ का ये 8 है, एवरेज मार्क्स इन हिंदी 7 है। एवरेज यहाँ पे 8.8 हो गया, और एवरेज यहाँ पे एक्स हो गया। अब आप बताओ एक्स का क्या होगा?
बड़ा आसान सा सवाल है। तो ये मतलब सिटर है, ये गलत नहीं होने चाहिए। एज्यूम कर लो दिस इज ए, दिस इज बी। तो एवरेज हमें पता होता है 9 टाइम्स ए 8 टाइम्स बी, तो ये टोटल हो गया। तो 9a प्लस 8b कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू, ये एवरेज है, हमने इसका देखा, ठीक है, टोटल एवरेज यहाँ दिया था 9a 8b, मतलब 9 गर्ल्स के ए मार्क्स हैं 9a, 8 बॉयज के बी मार्क्स हैं 8b, और इसका टोटल किया अपन ने तो एवरेज आ रहा है 8.8। तो 9a प्लस 8b इज इक्वल टू 8.8 एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट a प्लस b। तो ये एक इक्वेशन आ गई, इससे आ गया a इज इक्वल टू 4b। सिमिलरली सेकंड में लगा दो 8a 7b इज इक्वल टू x टाइम a प्लस b। सॉल्व इट, यू विल गेट दिस सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट से a 4b था, अब यहाँ जहां जहां a है वहां 4b लिख दो, 4b लिख दो, इक्वेशन आ गई, x आ गया 7.8। वेरी गुड, 30 सेकेंड्स में ये सवाल होगा। अब जो नेक्स्ट है वो मेंटल एबिलिटी। इसमें भी ना बहुत दिमाग की ज़रूरत नहीं होती है, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो और कुछ सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, जो लिखा है उसको फॉलो करते जाओ, बस समझ समझ के आंसर तुरंत आ जाता है। इसमें एनालॉजी, क्लासिफिकेशन सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सीक्वेंस, डिस्टेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, इससे बहुत सवाल आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, क्यूब डाइस, ट्रुथ है या लाई है, पजल, रूट्स, टाइम सीक्वेंस, रैंकिंग आ जाता है कि इधर से थर्ड है उधर से फोर्थ है फिर क्या होगा, लाइक दैट। एजेस के सवाल आते हैं कि इसकी एज 5 साल है, आफ्टर 10 साल कितना टर्म हो जाएगा, लाइक दैट। तो ये सब चीज़ें हैं, वर्बल, विजुअल एक्सेट्रा, इसको अपन पूरा देख लेंगे। और अगेन अपन कॉन्सेप्ट जल्दी देखेंगे और फिर उसके एप्लीकेशन पे ध्यान देंगे। जैसे एक सवाल आया, ये भी 2020 का ही है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही बता रहा हूँ मैं आपको। फैमिली 2 जनरेशन की है। जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना, जनरेशन मतलब एक ये जनरेशन, एक ऊपर जाना है तो ऊपर ओल्डर, और जो नई जनरेशन है उसको नीचे, तो हमेशा ऐसे लेवल्स बना देने चाहिए, इससे चीज़ें आसान होती है। जब भी एज का आएगा तो एक कोड बना लो, जैसे विमेन है तो उसको ऐसे सर्कल कर दिया, कंफ्यूजन नहीं होता इससे, ओके। तो एक फैमिली है 2 जनरेशन की, 6 मेंबर है, PQRSTU, गुड। 3 मेल है 3 फीमेल है, गुड। 2 मैरिड कपल है, 2 अनमैरिड सिबलिंग्स है, सिबलिंग मतलब ब्रदर एंड दिस सिस्टर। तो यू जो है ब्रदर ब्रदर सिस्टर मतलब सिबलिंग्स है वो। यू इज पीज डॉटर, क्यू इज आर्स मदर। स्टार्ट यहां से करना चाहिए हमेशा, जो जो फैक्ट दिया हुआ है ना उसको लिखते जाओ। यू क्या है, पी की डॉटर है, तो पी ऊपर हायरार्की में होगा और यू नीचे वाली हायरार्की में होगा। पी ऊपर होगा क्योंकि ऊपर ऊपर नेक्स्ट जनरेशन है, यू उसकी डॉटर है तो यू नीचे आएगा, पी ऊपर आएगा यू नीचे आएगा। अब यू डॉटर है, एनसर्कल फीमेल है, और ये पी है, अभी हमें पता नहीं व्हाट इज पी, तो पीज डॉटर इज क्यू। अब आर्स मदर इन लॉ एंड क्यू जो है वो आर की मदर इन लॉ है, मतलब मदर इन लॉ मतलब अपर हायरार्की, तो यहाँ पे क्यू हो गया। अब आर नीचे वाली हायरार्की, अब ये मदर इन लॉ है तो ये क्या होगा, सर्कल कर दो, तो ये फीमेल है, मदर इन लॉ फीमेल। अब इस हायरार्की में एक मेल हो गया एक फीमेल हो गया, मैरिड, पी हो गया फादर, टी मैन हो गया, मेल हो गया। टी जो है वो अनमैरिड मेल है एंड एस इज अ मेल, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो टी अनमैरिड है, एस मेल है, यहाँ फीमेल था, तो एस जो है वो इधर हस्बैंड हो जाएगा बिकॉज यू इज डॉटर, है ना, और टी तो अनमैरिड है तो टी यू नहीं हो सकता, बचा एस, तो एस का मैरिज होगा आर से, तो ये हो गए हस्बैंड एंड वाइफ, इधर एक हस्बैंड वाइफ हो गए, ये सन है ये डॉटर है, सिंपल, दिस वेरी इजी। अगेन प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। लॉजिकल रीजनिंग्स कैसे होते हैं, इसमें सिलोजिज्म आता है, इसमें अजम्पशंस करने पड़ते हैं, असर्शन एंड रीजनिंग होता है, कॉज एंड इफेक्ट होता है, इसमें भी कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड से सवाल करो वो हो जाता है। कंक्लूजन ये देखना चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन है जो मतलब प्रैक्टिकल है, रियल है, इसमें थोड़ा रियल वर्ल्ड का भी नॉलेज होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि जो बहुत आउटराइटली गलत लग रहा है, वो यूजुअली नहीं होते हैं आंसर। वीक आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो सुपरफ्लुअस होते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो उसको बैक कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो ऐसे सवाल करने के लिए हमेशा खुद को सोचो कि आप आईएएस बन गए हो, आपको जो जॉब चाहिए, आप सिविल सर्वेंट हो, अब आप उस चेयर पे बैठे हो, आपके सामने ये आया सवाल, अब आप इसको कैसे करोगे, उस माइंडसेट से करो ना तो ये करेक्ट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे हम उस पोस्ट के हिसाब से काम करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में देखो, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, हमारा सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है ना, हमारे वैल्यू सिस्टम क्या है, हमारे यहाँ सोसाइटी कैसे वर्क करती है, कॉन्स्टिट्यूशन नियम क्या बोलते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम इन सवालों को देखते हैं तो बन जाते हैं। अगेन प्रैक्टिस। जैसे ये 2 स्टेटमेंट है, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2,
ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, ये दो स्टेटमेंट है, सारे 2 से डिविजिबल है, सारे 3 से डिविजिबल है, ऑल लिखा हुआ है। कंक्लूजन क्या आएगा, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। तो देखो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 और 3 हो रहा है, सारे नंबर 2 से डिविजिबल है, सारे नंबर 3 से भी डिविजिबल है, तो ये तो करेक्ट होगा। बट 4 में करें तो जो नंबर 3 से डिविजिबल है 4 में भी वो हमेशा वही केस होगा? नो, ये हमेशा नहीं होगा। कुछ ऐसे नंबर जो होंगे जो 4 में है उधर 3 का नहीं होगा वो, तो ये चीज गलत हो जाएगी। 2 एंड 3 एलसीएम निकाला 6 है, दे विल नॉट बी डिविजिबल बाय 4, तो कंक्लूजन 1 बस फॉलो हो रहा है। सी दैट इजी। तो इस टाइप के सवाल आते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी यही होता है, सिविल सर्वेंट की तरह आपको सोचना है, कम्युनिकेशन करना है, फैसिलिटेटर बनना है, तो ये सारी चीजें आपको आएगी। जैसे डिजास्टर बेस्ड कुछ हुआ, गुड गवर्नेंस, एथिक्स पूछा, एटसेट्रा, ये सवाल होंगे। तो अगर ब्रॉडली देखें ना 2013 से 2020 तक का जर्नी, तो देखो कॉम्प्रीहेंशन 23, 26, 30, 27, 30, 26, 20, 25 सवाल कितने आ रहे हैं आरसी में। इसीलिए डे 1 से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी भी बोल बोल के पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डेवलप करो, लिखना बोलना पढ़ना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ये है वो 33%। बेसिक न्यूमरेसी 20, 19, 24, 26, 24, 32, 45, पिछले बार बहुत आ गई थी 43, ऑल्दो हमने किया भी था, बट अब इसमें और एडवांस लेवल का रिक्वायरमेंट होगा तो वो इस बार अपन करेंगे। न्यूमरेसी बहुत आसान होता है बिकॉज इससे एक्यूरेसी होती है। आरसी में तो हमेशा एक रीजन ऑफ डाउट होता है कि वो होगा या नहीं होगा, पर मैथ्स तो मतलब फिक्स्ड है, ये है तो यही है, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट इजी था 2020 का पेपर बहुत, न्यूमरेसी इसमें ज्यादा थी। मेंटल एबिलिटी भी देखो लगातार इतने आ रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन बाद में थे फिर वो हट गए, डिसीजन मेकिंग के भी इतने आए नहीं, स्किल के भी इतने आए नहीं। तो प्राइमरली जो हमारा फोकस अगर आप देखो पिछले 15 से तो एटलीस्ट देखो, तो वो कॉम्प्रिहेंशन है, न्यूमरेसी है, जनरल मेंटल एबिलिटी है और लॉजिकल रीजनिंग है। ये चीज़ अच्छे से कर लेते हैं, 66 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। प्रैक्टिस में हम सारे ये पेपर लगा लेंगे। हमने पेपर 1 का 2011 से 19 कर लिया है, अभी उसको 20-21 भी करेंगे और ये वाले भी कर लेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल, इट इज सो इजी। सो ये क्लास नंबर 1 था। अब क्लास नंबर 2 से ये पीडीएफ भी मैं अभी टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, इसको पीडीएफ आप देख लेना। कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन द कोर्स, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट एक्सक्लूसिव भी होगा, स्पेशली गूगल मीट में जो डिस्कशन एंड डाउट सेशंस होंगे। ओके, सो ज्वाइन दिस कोर्स और इसको अब अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, so thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.